नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज के तहत आज हमारा जो है 26वीं क्लास है। और इसमें जो है टॉपिक शेरशाह को हम कवर करेंगे। शेरशाह कालीन प्रशासन देखेंगे, भू राजस्व व्यवस्था देखेंगे, मतलब पूरा कंप्लीट जो है वो देखेंगे। शेरशाह सूरी जो वंश है, टाइम आप लोग जान ही रहे होंगे 1540 से 1545 तक शेरशाह का रहता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि 1540 से वैसे 1555 करीब 15 वर्षों तक इसके वंशज शासन करते हैं। और पुनः 1555 में हुमायूं जो है सत्तासीन हो जाता है। मतलब जिसे हरा कर शेरशाह ने गद्दी प्राप्त की थी, उन्हीं के वंशज को हरा करके हुमायूं ने पुनः जो है अपनी सत्ता को प्राप्त कर ली। टाइम टेबल तो आप जान ही रहे होंगे, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे डेली प्रोग्राम आ रहे हैं पीटी को लेकर के और मेंस आंसर राइटिंग सीरीज को लेकर के। तो अभी तक आप लोग एक चीज जान लीजिए कि सुबह आपको 9 बजे और शाम को 5 बजे चैनल पे बने रहना अति आवश्यक है। आप देख ही रहे होंगे कितनी चीजें यहाँ जो है कवर कराई जा रही हैं। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था, तो ये आप जानते रहिएगा। और इसका प्रारंभिक जीवन जो है वो बड़ा ही कष्टपूर्ण व्यतीत हुआ था, क्योंकि इसकी अपनी माता का डेथ हो गया था, सौतेली माँ थी, और पिता की तरफ से भी इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो ये सारी समस्याएं इसे जो है बचपन में ही मिली थी। शेरशाह के पिता हसन खां जौनपुर का एक छोटा सा जागीरदार था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी। तो ये जो फरीद थे, इनके पिता हसन खां थे, जो जौनपुर रियासत थे उसके एक छोटे से भूभाग के ये सूबेदार थे। और दूसरी चीज, इनका जो फरीद बचपन का नाम था, तो ये शेर खां कैसे बना? तो इन्होंने एक शेर को मार दिया था और इससे प्रसन्न होकर के जो वर्तमान में बिहार के गवर्नर थे हसन खां लोहानी, बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी थी। तो शेर खां की उपाधि इसे किसने दी थी? तो बहार खां लोहानी ने दी थी। और हसन खां इनके फादर होते हैं। अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक भी नियुक्त किया था। कौन? तो बहार खां लोहानी ने, क्योंकि इनके वीरता और विद्वता दोनों से प्रभावित होकर के जो बहार खां लोहानी होते हैं, तो उनका जो अल्प आयु का पुत्र होता है, अल्पवयस्क होता है, उसका संरक्षक इन्होंने नियुक्त किया था। किसे? यही फरीद को। अब तो फरीद शेर खां हो गए थे, क्योंकि शेर को मारने के बाद इनको शेर खां की उपाधि मिल गई थी। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही बहार खां लोहानी की डेथ होती है, ये प्रभावी भूमिका में तो रहते ही रहते हैं, पूरे बिहार को अपने अंतर्गत ला लेते हैं, मतलब बिहार के ये शासक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था और उसी समय उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से बाहर खदेड़ दूंगा। तो शेर खां जो थे वो बचपन से ही महत्वाकांक्षी थे। और आप लोगों को पीछे पता ही होगा जो चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें मेदिनी राय और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में, तो उसमें आप देखेंगे तो ये भी बाबर मतलब मुगल की सेना की तरफ से लड़ता है। और इसी युद्ध के दौरान इसने, चूंकि मुगलों के बारे में एक किंवदंती फैल गई थी कि ये बहुत ही ज्यादा जो है सशक्त है, बहुत ही कुशल हैं, बहुत वीर हैं, तो और इनकी जो युद्ध की तकनीक है वो बहुत ही प्रभावी है। और पीछे चाहे खानवा हो, चाहे चंदेरी हो, चाहे पानीपत का युद्ध है, इसमें इन्होंने सिद्ध भी किया था। तो ऐसे में इनके बारे में ये था कि ये अपराजय है, मतलब इन्हें पराजित ही नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि शेर खां जब चंदेरी के युद्ध में पार्टिसिपेट करता है तो वो मुगलों की शासन प्रणाली से अवगत होता है और उसे लगता है कि ऐसा नहीं है कि यह पराजय हैं, अगर किस्मत थोड़ा सा साथ दे तो इन्हें भारत से बाहर किया जा सकता है। और यही जो है वक्तव्य ये देता है कब? चंदेरी के युद्ध में। तो इसका भी ध्यान रखेंगे। 1529 ईस्वी में शेर खान ने महमूद लोदी की ओर से घाघरा के युद्ध में भाग लिया था, किंतु अफगानों की पराजय हुई थी। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो बाबर ने सत्ता प्राप्त किया था वो लोदियों से प्राप्त किया था, और लोदी जो है वो अफगान थे।
तो ऐसे में अभी पूरी तरीके से ये हटे नहीं थे। इनकी महत्वाकांक्षा पुनः जो है लोदियों की सत्ता को बरकरार रखने की थी, मतलब पुनः जो है प्राप्त करने की थी। ऐसे में जो महमूद लोदी होते हैं तो शेर खां के साथ एक गठजोड़ करते हैं कि चलिए इस युद्ध में जो है पुनः बाबर से एक मुकाबला किया जाए और उसे हराया जाए। लेकिन 1529 में जो युद्ध होता है इसमें आप लोग जान ही रहे होंगे कि इसमें महमूद लोदी जो है हारते हैं घाघरा के युद्ध में। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करने के उपरांत शेर खान ने हजरत आला की उपाधि ग्रहण की थी। तो शेर खां भी अभी शेर शाह तो ये बने नहीं है। शेर खां जो है 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को जब पराजित करता है तो फिर अपने आप की जो टाइटल लेता है वो क्या लेता है, हजरत आला। तो शेर खां की एक उपाधि हजरत आला की भी है चौसा के युद्ध में। मतलब कब हुआ था ये, तो 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित करने के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो जो शेर शाह सूरी वंश जो वर्तमान में हम जानते हैं, तो कैसे फरीद था बचपन का नाम, फरीद से ये शेर खां बनते हैं, शेर खां के बाद ये हजरत आला की उपाधि लेते हैं। और फाइनली 1539 ईस्वी में जो चौसा का युद्ध होता है जिसमें हुमायूं पराजित होते हैं, और हुमायूं को पराजित करने के बाद यह किसकी उपाधि लेता है, शेर शाह की उपाधि लेता है और इसी नाम से जो है शासन करता है। और अपने नाम पर खुतबा पढ़वाया था, सिक्का भी चलवाया था। शेर शाह ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को कन्नौज, और इसी को बिलग्राम भी कहा जाता है, तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में बहुत बुरी तरीके से शिकस्त दिया। और इसी युद्ध के बाद हुमायूं जो है वो आगरा से निर्वसित होने के लिए मजबूर हुए। वो भाग करके ईरान तक गए, वहां शरण लिए और करीब करीब 15 वर्षों तक वो निर्वासित जीवन व्यतीत किए। जब शेर शाह की डेथ हुई और उसके अयोग्य उत्तराधिकारी के हाथ से पुनः 1555 ईस्वी में इन्होंने सत्ता प्राप्त की थी। इस प्रकार 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में सूर वंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की जो है वो स्थापना हो जाती है। 1543 ईस्वी में आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर ये द्वितीय अफगान वंश था तो पहला अफगान वंश कौन था। अभी मैंने चर्चा किया है, थोड़ा सा चेक करें कि आप लोग कितना क्लास में अवेयर हैं। 1543 ईस्वी में शेर शाह ने रायसीन पर आक्रमण कर वहां के राजपूत शासक पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला, और इस आक्रमण के दौरान जो है स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। तो 1543 ईस्वी में इसने जो है पूरनमल के विरुद्ध अभियान किया था और ये पूरी तरीके से षड्यंत्र था। और इसीलिए शेर शाह के व्यक्तित्व का जब मूल्यांकन होता है तो उसमें अगर शेर जैसी वीरता भी थी तो लोमड़ी जैसी चालाकी भी दिखाई देती है। तो ये दोनों का मिश्रण इसमें दिखाई देता है शेर शाह के व्यक्तित्व में। 1544 ईस्वी में शेर शाह ने मारवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। इस युद्ध में शेर शाह ने कूटनीति का जो है सहारा लिया था। तो ये जो मारवाड़ का है या फिर ये पूरनमल के साथ जो युद्ध हुआ था, ये दोनों ही युद्धों में इसके लोमड़ी वाला व्यक्तित्व निकल करके आता है। अब उस पर हम नहीं जाएंगे कि कैसे किस कूटनीति के द्वारा जो है हस्तगत करता है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, परीक्षाएं एकदम सर पे हैं। तो बहुत ज्यादा अगर डिटेल से जाएंगे तो फिर आप लोगों की क्लास हो जाएगी, न कि रिवीजन सीरीज। शेर शाह मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका होता। मतलब ये जब मारवाड़ पे अटैक करते हैं तो मारवाड़ के जो शासक होते हैं इतनी वीरता से इसका प्रतिशोध करते हैं और प्रतिरोध करते हैं, और एक समय तो ये लग रहा था कि ये जीत ही नहीं पाएगा, और इसकी बहुत ज्यादा धन जन की हानि हुई थी। तब जाकर के मारवाड़ पे ये अधिकार करने में सफल रहा, और जब सफल होता है तब यही स्टेटमेंट देता है कि भाई वहां रेगिस्तान पथरीली जमीन पे क्या पैदा हो जाएगा, वही बाजरा। तो कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए ऐसा लग रहा था कि हम हिंदुस्तान का साम्राज्य ही खो देंगे। तो ये स्टेटमेंट इसी युद्ध के बाद का था। 1545 ईस्वी में शेर शाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम आक्रमण किया। वहां का शासक कीरत सिंह था। तो शेर शाह का अंतिम आक्रमण कहाँ पे था, तो कालिंजर पे, और वहां का शासक कौन था, तो कीरत सिंह थे। शेर शाह ने बंगाल जैसे दूरस्थ एवं धनी सूबों में विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए संपूर्ण बंगाल को सरकारों में बांटकर प्रत्येक को एक सिकदार के नियंत्रण में दे दिया। तो ऐसा काम कहाँ करता है, बंगाल में करता है।
अब थोड़ा सा आप देखते हैं शेर शाहकालीन जो है प्रशासन। देखिए बहुत ज्यादा उपलब्धि आप देखेंगे कि साम्राज्य विस्तार का तो नहीं, क्योंकि इसको टाइम ही कम मिला और 5 ही वर्ष के बाद तो इसकी डेथ हो जाती है। तो 5 वर्षों में बहुत ज्यादा साम्राज्य का विस्तार तो नहीं कर पाए, लेकिन ये भी सही है कि चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे राजस्व की व्यवस्था हो इस दिशा में, चाहे मौद्रिक व्यवस्था हो, तो ये सारे प्रयास शेरशाह सूरी के द्वारा बहुत ही उल्लेखनीय तरीके से किए गए। और अब हम एक एक करके उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि वहीं से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। शेरशाहकालीन जो प्रशासन है, चाहे वो मौद्रिक व्यवस्था हो चाहे राजस्व व्यवस्था, तो वहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं। इसके साम्राज्य विस्तार पे बहुत नहीं पूछा जाता है। तो शेरशाह की 5 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि उसका शासन प्रबंध है। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का जो है वो पूर्वगामी माना जाता है। और 2 क्लास बने रहिए, अभी वाला और फिर अकबर वाला, तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाए कैसे ये अकबर का पूर्वगामी था। इसके शासन प्रबंध की जानकारी समकालीन इतिहासकार अब्बास खां शेरवानी की पुस्तक तारीखे शेरशाही में मिलती है। तो तारीखे शेरशाही किसकी पुस्तक है? अब्बास खां शेरवानी। तो ये नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पुस्तक है जो शेरशाह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है। अगर केंद्रीय प्रशासन में देखेंगे तो शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं शासन का प्रधान था और संपूर्ण शक्तियां जो है वो उसी में केंद्रित थी। इसी तरीके से मंत्रिपरिषद की चर्चा करेंगे तो शेरशाह ने सल्तनत कालीन व्यवस्था के आधार पर 4 विभागों की व्यवस्था की थी, जिसमें एक सचिवालय का भी जो है वो उल्लेख दिखाई देता है। दीवाने विजारत यह लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान कार्यालय था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। यह सेना के संगठन, भर्ती, रसद, शिक्षा और नियंत्रण की देखभाल करता था, परंतु यह न तो सेनापति और न ही सैनिकों की भर्ती करता था। बहुत महत्वपूर्ण था। और आगे चल करके यही तरीका आप देखेंगे तो अकबर के प्रशासन में भी दिखाई देता है। और ये ऐसी व्यवस्था क्यों लाते हैं? तो इसलिए लाते हैं कि कोई भी एक विभाग इतना ताकतवर ना हो जाए कि वो सुल्तान की ही सत्ता को इन फ्यूचर चुनौती देने लगे। तो यही सब प्रयास था, परंतु यह न तो सेनापति और न ही सैनिकों की भर्ती करता था। यह सारा दायित्व शेरशाह स्वयं पूरा करता था। मतलब जो सेनापति और सैनिकों की भर्ती का काम शेरशाह सूरी के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता था, अप्रत्यक्ष नहीं किया जाता था। दीवाने रसालत तो ये विदेश विभाग था और यह विदेश मंत्री की भांति कार्य करता था। इसी तरीके से दीवाने इंसा एक विभाग था, पत्राचार विभाग। इसका कार्य सुल्तान के आदेशों को लिखना, उसका लेखा रखना तथा राज्य के विभिन्न भागों में उसकी सूचना पहुंचाना था। फिर दीवाने काजी तो न्याय का कार्य करता था, जबकि दीवाने बरीद राज्य का गुप्तचर विभाग था। तो अगर आप लोगों को पीछे याद होगा तो जब सल्तनत कालीन हम प्रशासन पढ़ा रहे थे तो ये दीवाने अंसा, दीवाने रसालत, बरीद, ये सारी चीजों की चर्चा हो गई है। तो कमोबेश वही सब अधिकारी यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। और डाक व्यवस्था की भी देखभाल करता था। प्रांतीय शासन में देखेंगे तो शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था, जिसमें 19 सरकार बंगाल में ही थे। तो शेरशाह का कुल जो डिवीजन था, जो उसका पूरा साम्राज्य था, वो 47 सरकारों में बटा हुआ था। और जिसमें से आप देख रहे होंगे कि 19 सरकार तो केवल बंगाल में ही थे। सरकारों मतलब सरकार क्या होता था? तो जिला होता था, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो मतलब शेरशाह के समय में जो उसका पूरा साम्राज्य था 47 जिलों में विभाजित था, और जिसमें से 19 अकेले कहाँ था? तो बंगाल में था। सरकारों का शासन तो प्रत्येक इक्ता या सूबा अनेक सरकारों में बटा हुआ था। प्रत्येक सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। तो सरकार के जो 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, सिकदार ए सिकदारान और मुंसिफ ए मुंसिफान। तो ये मुंसिफ जो है ये न्याय व्यवस्था को देखता था, और ये जो सिकदार ए सिकदारान ये राजस्व और प्रशासन की चीजों को देखता था। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस दोनों बैच के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो अभी तक यदि आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और एक आप लोगों को सूचना ये देनी है कि अब जो है समृद्धि संस्थान आरओ का मेंस तो चला ही रहा है, साथ ही साथ जो हमारा पीसीएस का मेंस चलता है, तो उसमें अभी तक हिंदी और निबंध की चीजें आप
को नहीं मिलती थी टेस्ट सीरीज में, केवल जीएस के 6 पेपर होते थे, वही होता था। लेकिन अब आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि संस्थान जो है पूरा कंप्लीट पैकेज दे रहा है और मात्र 9,999 रुपए में। तो यदि आप आगामी पीसीएस परीक्षा को लेकर के सीरियस हैं 26-27 के लिए, तो आप लोग इस बैच से जरूर जुड़े, जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है। यहाँ आपको यूपी पीसीएस जीएस के पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो करा ही जाएंगे, साथ ही साथ हिंदी और निबंध के भी जो है वो टॉपिक कवर कराए जाएंगे। तो पूरा कंप्लीट ही पैकेज है और बेहद कम फीस पे आपको इस तरीके से डेली प्रश्न दिए जाएंगे, आप करके दिखाएंगे। देखिए पूरा आप लोग की कॉपी का ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पूरा मूल्यांकन किया गया, जो भी कमी है पूरा भर भर के बताया जाएगा। अगर आपको 1 नंबर आधा नंबर भी कट रहा है तो संस्थान बताएगा कि क्यों काटा जा रहा है और कैसे आप इसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहीं तक हम नहीं रोकेंगे, आपको जो है मॉडल आंसर भी देंगे और जीएस के प्रत्येक पेपर और सब कुछ मिला करके आपको 750 प्लस प्रश्न जो है वो मॉडल आंसर के फॉर्म में रहेंगे। आप इतना ही तैयार करके जाएंगे तभी मेंस में बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। और सोचिए अगर आप 750 प्रश्न लिखेंगे, उसका मॉडल आंसर पढ़ेंगे और लिखने के क्रम में आप कितनी चीजें पढ़ेंगे, तो आपका कोई टॉपिक तो वैसे भी नहीं छूटना है। और मुख्य परीक्षा में तो यही है कि आपको लिखने आ जाए, आप प्रत्येक टॉपिक को कवर करके चले जाइए ताकि कहीं से प्रश्न बने आप उसको लिख सकने की स्थिति में रहिए, तो आप बहुत सहजता से मुख्य परीक्षा पास कर लेंगे। और अगर इस रणनीति के तहत काम नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि परीक्षा के समय 1-2 महीना बहुत शिद्दत से लग करके पास कर लेंगे मेंस, तो वो नहीं होगा, क्योंकि मेंस ही मेंस है, बाकी तो सब गौड़ है। मतलब और सब में तो 2-2.5 महीने के प्रयास से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन विश्वास मानिए अगर मुख्य परीक्षा में आपको लिखने नहीं आ रहा है, आपके पास कंटेंट नहीं है, तो फिर आपका पेन वहां नहीं चलेगा उस प्रतिस्पर्धा के दौर में। तो अब जिले का आपने प्रशासन देख लिया, जिला मतलब सरकार, और परगने का शासन देखते हैं तो प्रत्येक सरकार। देखिए क्या है ना कि एक बार तो यही पूछा गया था कि मुगल काल में सरकार जो यूनिट थी उसे क्या कहा जाता था, जिला, तहसील, मंडल या राज्य। तो ये जिले को रिप्रेजेंट करता था सरकार। और आप आगे चल करके अकबर के समय में भी जो है जिले को सरकार के रूप में ही पाएंगे। प्रत्येक सरकार अपने परगनों, अनेक परगनों में बटा होता था, जिसमें एक सिकदार, एक मुंसिफ, एक फौजदार तथा 2 कारकुन होते थे। तो परगने के शासन कौन कौन होते थे? परगना मतलब जो वर्तमान में जैसे हमारा तहसील है, तो वही परगना मानिए कि एक जिले में करीब करीब 5, 6, 7 तहसील तक होती है। कोई बड़ा जिला तो वहां 6, 7, 8 तहसील तक हो जाती है, तो वही परगना होता है। और परगने में एक सिकदार होता था, एक मुंसिफ होता था, एक फौजदार तथा 2 कारकुन होते थे। और गांव जो होती थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। शेर शाह ने गांव की परंपरागत व्यवस्था में कोई परिवर्तन जो है नहीं किया था। तो मतलब जो खुद मुकद्दम चौधरी के माध्यम से सल्तनत काल से गांव के प्रशासन को जो चलाया जा रहा था, वो एज इट इज जारी रहा शेर शाह के समय में भी। गांव का प्रमुख अधिकारी मुकद्दम अथवा मुखिया होता था, जो गांव में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। जबकि गांव का दूसरा अधिकारी कौन था? तो पटवारी था, जो कृषकों तथा उनकी भूमि एवं उपज का ब्यौरा रखता था। ये गांव का अधिकारी हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था को। तो शेर शाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। तो उत्पादन में भाई कोई बहुत अच्छे फसल का उत्पादन करेगा तो अच्छी भूमि, फिर मध्यम और तीसरी जो है खराब। तो 3 पार्ट में जो है भूमि का वर्गीकरण किया गया था और उसी हिसाब से जो है टैक्स लिया जाता था। और टैक्स जो है आप देखेंगे तो नगद और जिन्स मतलब अनाज दोनों में लिया जाता था। शेर शाह ने भूमि का निर्धारण के लिए राई को लागू किया था। राई क्या था? तो फसलदारों की सूची थी। और शेर शाह के समय लगान नगद या जिन्स मतलब अनाज के रूप में भी लिया जाता था। और शेर शाह ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज 39 अंगुल या 32 इंच का होता था। और जब हम सिकंदरी गज मतलब लोदी को पढ़ा रहे थे, बेसिकली सिकंदर लोदी को, तो उस समय मैंने इसके बारे में डिटेल से चर्चा करी है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग जो है एक क्रम से चलिए। जब क्रम से चलेंगे तब आपको जो है वो लिंक करने में भी सहूलियत होगी। और कोई ऐसा शब्द आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अरे सिकंदरी क्या आ गया। पीछे मैंने इस पे डिटेल से बताया है।
एवं सन की डंडी का जो है वो प्रयोग किया जाता था भूमि के माप के लिए। शेरशाह ने संपूर्ण साम्राज्य से उत्पादन का 1/3 कर के रूप में लिया, जबकि मुल्तान से उपज का 1/4 जो है वो हिस्सा लगान के रूप में वसूला जाता था। तो शेरशाह के समय वैसे देखा जाए पूरे साम्राज्य पे तो 1/3 का लिया जाता था, और अगर आप देखेंगे तो जो मुल्तान उसका जो एक सूबा होता है तो वहां से कितना लिया जाता तो 1/4 लिया जाता था। मापन के लिए जरीब की शुरुआत शेरशाह ने शुरू की थी। तो जरीब आगे चल करके मुगल काल में भी आप देखेंगे तो मापन की एक इकाई थी जरीब, और इसकी शुरुआत शेरशाह के समय में हुई। अकबर के समय में इसे और ज्यादा लोकप्रियता मिली थी। प्रत्येक किसान को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिससे उनको वर्ष में निश्चित लगान देना पड़ता था। किसान कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करता था। इस प्रकार शेरशाह ने कबूलियत नामा के माध्यम से कृषकों से संबंध स्थापित किया था। तो भाई क्या था ना कि शेरशाह जो है कृषकों को पट्टे पे जमीन देता था, और जितनी जमीन देता था उसी हिसाब से उसे टैक्स देना होता था, और ये टैक्स के लिए वो कमिट करता था कौन, तो रैयत मतलब किसान कबूलियत के माध्यम से करता था। तो यही चीजें हैं कबूलियत पत्र। न्याय व्यवस्था, तो शेरशाह एक न्यायप्रिय शासक था। वह साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। वह प्रत्येक बुधवार को शाम को स्वयं न्याय करने बैठता था। तो शेरशाह जो है प्रत्येक बुधवार को स्वयं न्याय करता था। और शेरशाह न्याय के प्रति दृढ़ता के बारे में अब्बास खां शेरवानी ने कहा है कि शेरशाह के राज्य में एक जीर्ण शीर्ण वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषण भरे टोकरे को लेकर निकल पड़ी, परंतु किसी चोर को उसके पास पहुंचने की हिम्मत नहीं। मतलब इतना प्रशासन, इतनी न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ थी शेरशाह के समय में कि अब्बास खां शेरवानी कहते हैं कि एक वृद्धा जो है वो सोने की टोकरी लेकर के और अकेले जो है वो रात्रि में निकल पड़ती है, और रात्रि में भी किसी चोर की हिम्मत या चोर लुटेरे की हिम्मत नहीं होती है तो उसके ऊपर जो है वो अटैक करके उससे सोना छीन ले। तो इतना खौफ था शेरशाह के प्रशासन का। काजी असैनिक मुकदमों का निर्णय करते थे, और गांव के मुकदमे ग्राम पंचायतों द्वारा निर्णित होते थे। शेरशाह ने पुलिस व्यवस्था के संदर्भ में स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य किया था, अर्थात जो अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त होता था उस क्षेत्र की शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व उसी के हाथ में होता था। तो मतलब ये था कि अगर सपोज करिए वर्तमान में कोई थाना है, तो अगर उस थाने के अंतर्गत कोई चोरी होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था, तो जो थाने का हेड होता था वो तो होता ही होता था, साथ में उस थाने के अंतर्गत जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता था तो उसको भी बराबर का दंड मिलता था। और इसके पीछे का शेरशाह का लॉजिक ये था कि एक तो अगर अपराध हुआ है तो इसमें हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की शिथिलता है, साथ ही साथ कोई भी अपराध के लिए जिम्मेदार कौन होता है, जो उस क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता है। अगर वो चाहे तो अपने क्षेत्र में अपराध को बहुत ही जो है वो सीमित कर सकता है या न के बराबर कर सकता है। तो यही उसके स्थानीय शासन की व्यवस्था थी। मतलब अगर आप प्रभावशाली हैं क्षेत्र के, आपके क्षेत्र में कुछ होता है तो आप भी दंड पाएंगे, और साथ ही साथ जो प्रशासनिक लोग हैं उनको तो दंडित किया ही जाएगा। तो ऐसे में क्या है ना कि बहुत ही शानदार जो है ये व्यवस्था तत्काल में तो रही। हालांकि बाद में इसमें बहुत ज्यादा कमियां निकल के आई कि भाई अब जो क्षेत्र का जो प्रमुख आदमी है वो कहां कहां तक जो है अपनी ऊर्जा अपराध को रोकने में लगाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ जो होता है उसके इच्छा के अनुसार होता है, तो इसमें फिर कमियां निकल के आती हैं। और इसीलिए इस व्यवस्था को आप देखेंगे कि आगे चल करके अकबर ने कंटिन्यू नहीं किया था, नहीं तो शेरशाह की बहुत सी नीतियों को अकबर ने सीधे सीधे अपना लिया। चाहे अभी आप देखिएगा जो मौद्रिक व्यवस्था है, तो मौद्रिक व्यवस्था में जो रुपया का प्रचलन शेरशाह सूरी ने करवाया था, तो वो अकबर के काल में और ज्यादा जो है वो लोकप्रिय होता है। लेकिन ये जो व्यवस्था स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था, इसे जो है अकबर आगे नहीं कंटिन्यू करता है। क्यों नहीं करता है, तो इसमें बहुत सी कमियां रहती हैं। फिर शेरशाह की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है सड़कें और सरायों का निर्माण। तो शेरशाह ने अनेक सड़कों का निर्माण कराया एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई। उसके द्वारा बनवाई गई 4 सड़कें जो हैं वो अत्यंत प्रसिद्ध हैं। बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर के दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी।
यह सबसे लंबी सड़क थी, जो सड़क ए आजम कही जाती थी। इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है। इसे ही ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या कहा है, तो जीटी रोड कहा है। तो जीटी रोड कहां से शुरू होकर कहां तक जाती है, तो बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर के दिल्ली आती है, दिल्ली से लाहौर जाती है और लाहौर होते हुए पंजाब में अटक तक जाती है। मतलब वहां तक जो है इस सड़क का विस्तार है। मतलब कितनी बड़ी सड़क का निर्माण कराया गया। फिर दूसरी जो महत्वपूर्ण सड़क थी आगरा से बुरहानपुर तक थी। तीसरी जो थी वो आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक, और चौथा जो है लाहौर से मुल्तान तक। तो ये 4 प्रमुख सड़कें हैं। शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। प्रत्येक सराय का देखभाल एक सिकदार नामक अधिकारी करता था। और डॉक्टर कानून को एक हिस्टोरियन है, तो इन्होंने इन सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा था, क्योंकि ये जो सराय होती थी ये एक तरीके से लोगों के ठहरने की व्यवस्था करते थे, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करते थे। उन भाई जो ट्रेवलर थे वो अपने साथ वस्तु का भी लेके चलते थे, तो ऐसे में उनके वस्तु सामानों की भी सुरक्षा होती थी। साथ ही साथ साम्राज्य कि एक तरीके से निगरानी प्रणाली में भी ये बहुत सशक्त है। भाई जगह जगह अगर चेक पोस्ट बना रहे तो सरकार के लोगों को तो ये पता है ना कि क्या सामानों की आवाजाही हो रही है, किस मात्रा में जा रहा है, व्यापार कैसे हो रहा है। तो इसीलिए डॉक्टर कानून को एक हिस्टोरियन होते हैं। तो इन जो 1700 सरायों का निर्माण शेरशाह ने कराया था, इससे प्रभावित होकर कहते हैं कि ये शेरशाह के साम्राज्य की धमनियां थी। मतलब इन्हीं के माध्यम से पूरे साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था की जो चीजें हैं वो संचालित होती थी। और अर्थव्यवस्था तक ही नहीं, ये प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी बहुत ही उपयोगी था। फिर मुद्रा व्यवस्था में देखेंगे तो शेरशाह के समय में रुपया व दाम के बीच, देखिए रुपया नामक जो करेंसी है इसके निर्माता कौन है, मतलब ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा। और दाम जो है वो तांबे का सिक्का होता था, आप जान ही रहे हैं। और रुपया जो है बेसिकली चांदी का सिक्का होता था। तो रुपया व दाम के बीच का अनुपात कितना था, शेरशाह के समय में 1:64 का था। अकबर के समय में यह अनुपात कितना हो गया, तो 1:40 का हो गया। तो इसका ध्यान रखेंगे, जो रुपया और दाम का अनुपात था शेरशाह में 1:64 का था, वही अकबर के समय में जाते जाते 1:40 का हो गया। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध चांदी का रुपया मतलब 180 ग्रेन का और तांबे का दाम 380 ग्रेन का जो है वो चलाया था। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त उसने दाम के आधे, चौथाई और 16वें भाग के भी अनेक सिक्के चलाए थे। तो ये जो दाम था मतलब जो तांबे का सिक्का था, तो उसका आधा चौथाई भाग के भी अनेक सिक्के इसने चलाए थे। चौथाई के बाद 16वें भाग में भी चलाया था। और शेरशाह के समय में 23 टकसालें थी। शेरशाह के सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता था। तो ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। शेरशाह द्वारा चलाए गए रुपए के बारे में स्मिथ ने लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का भी आधार है। तो जो स्मिथ ब्रिटिश कालखंड में एक महत्वपूर्ण हिस्टोरियन होते हैं, तो जो ब्रिटिश काल में जो रुपया चलता था तो वो शेरशाह सूरी के ही रुपए से जोड़ते हैं। और ये निरंतरता बनी रही, क्योंकि शेरशाह के बाद आप देखेंगे कि जो शेरशाह की मौद्रिक जो नीति थी उसको हूबहू मतलब जैसे का तैसा ही जो है अकबर ने फॉलो किया। और अकबर के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने, फिर उत्तर मुगल शासकों ने और ब्रिटिशर्स ने भी उसी नीति का अनुसरण किया था, मौद्रिक नीति का। तो कहीं ना कहीं वर्तमान में भी जो हमारी मौद्रिक अर्थव्यवस्था है उसके जन्मदाता अगर आप से पूछा जाए तो वो शेरशाह सूरी ही हैं। शेरशाह के काल में ही जायसी ने अपने पद्मावत की रचना की थी, आप लोग जानते ही होंगे। ये एक महत्वपूर्ण मध्यकालीन संत कवि होते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और उनकी जो महत्वपूर्ण कृति होती है पद्मावत, ये शेरशाह के समय में ही रची गई थी। शेरशाह ने सैनिकों को नगद वेतन दिया, यद्यपि सरदारों को जागीरें दी जाती थी। बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़े को दागने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया लिखे जाने की प्रथा को भी जो है वो अपनाया था। और अब अगर शेरशाह कालीन थोड़ा सा स्थापत्य को देखेंगे तो एक प्रसिद्ध भवन निर्माता के रूप में शेरशाह द्वारा निर्मित सासाराम का मकबरा
पूर्वकालीन स्थापत्य शैली की पराकाष्ठा तथा नवीन शैली के प्रारंभ का द्योतक माना जाता है। तो मतलब प्राचीन जो स्थापत्य की शैली थी उसकी ये पराकाष्ठा नजर आती है। सासाराम का मकबरा जो शेरशाह का बहुत ही भव्य बना हुआ है, बिहार के सासाराम में है। और अगर देखा जाए तो जो नवीन स्थापत्य की शैली होती है उसका ये प्रस्थान बिंदु नजर आता है। शेरशाह ने अपने साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया था। इसके अतिरिक्त उसने दिल्ली का पुराना किला बनवाया था। तो रोहतासगढ़ किला, दिल्ली का पुराना किला या स्वयं का अपना मकबरा ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। तो किस हिस्टोरियन ने जो है वो शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से सुंदर कहा है? तो ए.के. कनिंघम एक हिस्टोरियन होते हैं, तो उन्होंने कहा है। और ये बिहार में इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। तो चलिए आज का जो प्रोग्राम था वो यहीं तक था, और मुझे बड़ा भरोसा है कि इस वीडियो के माध्यम से, आधे घंटे की वीडियो के माध्यम से आपने शेरशाह के बारे में विधिवत चीजें पढ़ ली होंगी, शेरशाह के बारे में आपने जाना होगा। और अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो किस पे आएगा? तो वो आएगा मुगलों पे, और मुगलों में किसका आएगा? तो अकबर आएगा, क्योंकि थोड़ा सा हुमायूं पे आएगा कि भाई अंततः 1555 में हुमायूं ही जो है सत्तासीन होते हैं इसके उत्तराधिकारी सिकंदर सूर्य को हरा करके। लेकिन जल्दी ही उनकी भी डेथ होती है हुमायूं की, और वो मैंने हुमायूं का जो चैप्टर था पीछे पढ़ाया ही था। अगर आप लिंक कर पा रहे होंगे तो वही मैंने जो है अकबर को सत्तासीन कर दिया था। लेकिन चूंकि ये बीच में 15 वर्षों का समय सूर्यवंश का होता तो इसको भी बताना जरूरी था, और यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो अब हम अकबर को देखेंगे, तो वो कल के वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, अभी तक आप लोगों ने इनको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। सबसे पहले हमारा टेलीग्राम है, दूसरा यूट्यूब जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं, और तीसरा हमारा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण चैनल है आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए। और सबसे अंतिम में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।